Here first of all we discuss the difference between kinematics and dynamics. The part of mechanics which deals with the motion of particle, not its causes, is called kinematics. Deals with the motion of particle. And dynamics deals with the cause of motion. Deals with the cause of motion. The cause of motion. Cause of motion. The part of mechanics which deals with the description of motion of an object without considering reason of the origin is called kinematics, whereas the study of motion of an object related to its cause is called dynamics. हमेशा ध्यान रखना है कि जो काइनेमेटिक्स होगी उसमें मोशन की बात होगी, उसमें यू वी एस टी एटसेट्रा इनकी तो बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, लेकिन कॉज ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स फोर्स की बात कभी नहीं करेंगे। जबकि डायनामिक्स में जो है वो फोर्स की भी बात की जाएगी कि अगर एक्सेलरेशन आया तो क्यों आया, उसका कॉज क्या था। नाउ मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन मीन्स कि मोशन जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है। यहाँ पर जो मोशन है उसमें वेलोसिटी कंपोनेंट्स केवल इसी डायरेक्शन में होगा, मोशन की डायरेक्शन में, और इसके अदर कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएंगे। कोई भी वेक्टर हम ले लें, वेलोसिटी वेक्टर ले लें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लें, एक्सेलरेशन वेक्टर ले लें, इनके केवल एक ही कंपोनेंट हो सकते हैं। मोर देन वन कंपोनेंट मोशन इन वन डायमेंशन में पॉसिबल नहीं होंगे। और वो जो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स होंगे वो सिर्फ हो सकते हैं, केवल हो सकते हैं ए बी डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में हमारा एस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है, और इसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन हो सकता है। इसी डायरेक्शन में सारे ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और डायरेक्शन में इनका कोई भी कंपोनेंट नहीं हो सकता है। अगर इसका किसी और डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका मतलब हो गया कि मोशन वन डायमेंशनल नहीं है। अब अगर मोशन एक प्लेन में है तो हम बोलेंगे कि मोशन जो है वो टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, दो पोजीशन वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी किसी टाइम अगर उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। सपोज़ कीजिए ये पोजीशन ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने पड़ेंगे x, y। जबकि वन डायमेंशनल मोशन को केवल एक ही कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको लिखने पड़ेंगे x, y। ये जो मोशन है ये एक्स वाई प्लेन में हमने कंसिडर किया है। इसी तरीके से वाई जेड या जेड एक्स प्लेन में हो सकता है, टू डायमेंशनल प्लेन में हो सकता है। किसी टाइम अगर यहाँ पर इसकी पोजीशन सी पे है तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी वेक्टर हम डालें, मान लीजिए वो वेलोसिटी वेक्टर ये है, टू डायमेंशनल वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट, दो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, वो एक होगा वी एक्स और इसका एक और पॉसिबल हो जाएगा वी वाई। अगर वन डायमेंशनल मोशन होता तो इसका केवल एक ही कंपोनेंट होता, वो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता। उसके अलावा कोई भी दूसरा कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स नहीं पॉसिबल थे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल हैं। एक इस डायरेक्शन में वी वाई है। तो इस केस में वेलोसिटी वेक्टर के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स वी एक्स और वी वाई हमें मिल गए। ये पॉइंट सी है जिस पर हमने वेलोसिटी वी ली है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, उसके दो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट हो गए। इसी तरीके से इसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के भी हो सकते हैं कंपोनेंट्स। अब बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होती है किसी पोजीशन ए से पोजीशन बी की। सपोज़ कीजिए कोई पार्टिकल पोजीशन ए पे है और आफ्टर टाइम टी इट्स न्यू पोजीशन इज़ बी, और पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है एक इस पाथ से। ये भी एक पॉसिबल पाथ है पार्टिकल के लिए कि वो इस पाथ A1B से B तक पहुंचा, और एक दूसरा पॉसिबल है कि वो ऐसे होता हुआ पाथ B तक पहुंच जाए
ये पाथ इसका ए टू बी है। तो ये दो पाथ हमने इस डायग्राम में कंसीडर किए हैं। तो इसमें जो पाथ लेंथ है वो A1B और पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ A2B दोनों डिफरेंट हैं। तो हम ये कह सकेंगे कि जो पाथ लेंथ है ये A1B और A2B ये अगर इक्वल नहीं है तो डिस्टेंसेस इक्वल नहीं होंगी। तो अगर कोई पार्टिकल दो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए B तक पहुंचता है तो इसकी डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकती। तो जो डिस्टेंस है ये कहा जा सकता है कि जो डिस्टेंस है वो पाथ की एक्चुअल पाथ लेंथ की प्रॉपर्टी होती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी रिटन एज L, as it is the actual path length, and the distance formula for any kind of length is L. Now displacement. Suppose we have two positions A and B in space. The coordinates of positions A and B are x1, y1, z1 and x2, y2, z2 respectively. The position of B with respect to position A is called displacement vector. That is, in diagram, AB will be your displacement vector. Displacement vector is the position vector of final position with respect to initial position. अगर मान लो कि हमारे पास ये B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएं x2, y2, z2 और A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A है हमारा r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B है हमारा r2, तो हम लिख सकेंगे r1 वेक्टर जो है मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A ये हो जाएगा हमारे पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, and position vector of point B is r2 is equal to x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Then displacement vector AB will be displacement vector AB will be position vector of B means OB minus position vector of A. It is your R2 and it is R1. So the difference will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने 3 डायमेंशनल लिया है। नाउ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस डायग्राम में हमने क्या किया है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एक साथ लिया गया है और देखेंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड में कुछ रिलेशन आ सकता है। तो पार्टिकल की पहले पोजीशन है ए, ये इसकी पोजीशन है पार्टिकल की ए। आफ्टर सम टाइम इट्स न्यू पोजीशन इज़ बी एंड एक्चुअल पाथ लेंथ इज़, अगर यहाँ हम मार्क कर दें 1 तो A1B, इसका मतलब है कि हम डिस्टेंस बोल सकते हैं क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ होती है तो वो ये हो जाएगी A1B। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। R1 और R2 पोजीशन A और B के पोजीशन वेक्टर हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो डायग्राम से ये क्लियर है कि डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर वो डिस्टेंस डेल्टा एस से लेस है, डिस्टेंस डेल्टा एस से लेस है। तो डेल्टा आर चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें लिखना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू और लेस देन टू डिस्टेंस। तो वेक्टर जो है
वो वेक्टर डिस्टेंस से कैसे लेस हो सकता है, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो जाएंगे, वो डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है। तो इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मॉड के साइन में लिखना पड़ेगा, जिससे पता चले कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो पोजीशन वेक्टर है डेल्टा आर, उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, इट इज़ R2, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इट इज़ R1। तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखना ही पड़ेगा। यहाँ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस is always greater than equal to magnitude of displacement, magnitude of displacement। केवल एक ही केस ऐसा होता है जब ये इक्वल होता है, बाकी हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होता है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है, अगर मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये मान लीजिए पार्टिकल ए टू बी जा रहा है, पार्टिकल ए टू बी जा रहा है, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो ए टू बी या इसके आगे कहीं पर भी अगर स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। मान लीजिए कभी पॉइंट सी पर था, ये पॉइंट सी है, और पार्टिकल कभी पोजीशन सी पे था, तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल होगा वो ए सी होगा, इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी ए सी ही होगा। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन में भी कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से इक्वल नहीं हो सकता। जैसे कि हम इसमें एक दूसरा केस ले रहे हैं कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है वो पोजीशन ए से बी तक तो जा रहा है, पोजीशन ए है और पोजीशन बी है, लेकिन अब एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के अगेंस्ट है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन अगेंस्ट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो अब अगर पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है और मान लीजिए बी से पहले ही कहीं उसकी वेलोसिटी बी तक गया, और सपोज़ कीजिए कि बी पर उसकी वेलोसिटी या इसके आगे और एक पॉइंट कंसीडर कर लें, यहाँ पर एक पोजीशन सी है, सी पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, तो सी पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो अब अगर हम मोशन ए से बी तक की बात करेंगे जहाँ तक इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। लेकिन जब पार्टिकल सी पर पहुंच जाएगा तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी सी पर तो ज़ीरो हो जाएगी, तब रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही पार्टिकल रिटर्न जर्नी में आ रहा होगा, मान लीजिए अब इस डायरेक्शन में पार्टिकल आ रहा है वापस, और कभी वापस आने के टाइम ये किसी पोजीशन, यहाँ पर पार्टिकल वापस आने के टाइम किसी पोजीशन डी पे है, और अब इस केस में हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा एडी, एडी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि डिस्टेंस हो जाएगी हमारी पाथ लेंथ ए टू सी देन सी टू डी। तो इस केस में पाथ जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगी ए टू सी देन सी टू डी, वो इससे ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। तो याद रखना कि केवल एक ही केस ऐसा होता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, वो होता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में या एक्सेलरेशन के अगेंस्ट। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो हमेशा ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, और एक्सेलरेशन के अगेंस्ट केवल तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आप समझिए, तभी इक्वल हो सकते हैं जब तक कि वेलोसिटी ज़ीरो ना होने पाए। अगर वेलोसिटी एक बार ज़ीरो हो गई तो पार्टिकल की रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और रिटर्न जर्नी अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम हो जाएगा। यहाँ पर वही पिछला मोशन फिर से हमने दिखाया है, तो इसमें पाथ लेंथ हमने इस तरह से दिखा दी है कि थोड़ा सा इससे डिफ्लेक्ट कर दिया है यहाँ पर, जबकि ए से सी गया है और उसी पर पाथ पे वापस आया है, लेकिन हमने थोड़ा सा अलग से दिखा दिया है जिससे समझ में आ जाए। पार्टिकल ए से बी तक गया, अभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं, यहाँ तक सी तक पहुँच गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं। फिर इसके बाद रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई, अब डिस्प्लेसमेंट इसका कम होने लगा। डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ पर आया तो बी तक अगर आ गया रिटर्न जर्नी में, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायरेक्ट ए टू बी डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस हो जाएगी ए टू सी देन सी टू बी। ऐसे ही जब डी पर आ गया पार्टिकल रिटर्न जर्नी में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायरेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायरेक्ट लेंथ, ये जो लेंथ हम दिखा रहे हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा,
जबकि डिस्टेंस हो जाएगा A to C देन C to B। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर कम है डिस्टेंस से। अब अगर पार्टिकल इसको ए को क्रॉस करके पीछे निकल जाए, कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल इसके आगे और जाता जाए और चला जाए, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए किसी पोजीशन ई तक किसी टाइम टी में, तो अब पोजीशन डी के बाद वो ई पे पहुँच गया, तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी पाथ लेंथ ए टू सी देन सी टू ई, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये ए ई होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होगा, उसका मैग्नीट्यूड अगर कहें तो बस ये लेंथ आ जाएगी ए टू ई। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो एक चीज़ और भी हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि पाथ लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर हमने ये डायरेक्शन ए से सी की डायरेक्शन ये पॉजिटिव ली है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ए ई नेगेटिव होगा, जबकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इन्हीं पॉइंट्स को दोबारा यहाँ दे दिया है, इन्हें नोट करना है, आप लोग नोट करेंगे इनको पॉइंट्स को। यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल लिया है जो पोजीशन ए टू बी जा रहा है सेमी सर्कुलर पाथ को उसको फॉलो करते हुए, मतलब ये उसका जो ट्रैक है वो ये है, इसको अगर हम 1 दे दें तो A1B है, और जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो A से B तक, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा डायरेक्ट लेंथ होगी A टू B, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इस केस में अगर आपसे कहा जाए कि इसका बताइए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सपोज़ कीजिए डिस्टेंस को हम अगर S बोल दें, तो ये S डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S डिस्टेंस इसकी हो जाएगी, S डिस्टेंस हो जाएगी इसकी पाई r, और डिस्प्लेसमेंट इसका 2r होगा। तो यहाँ इतना क्लियर हो गया है कि जो डिस्टेंस है S, डिस्प्लेसमेंट इस डिस्टेंस S से लेस है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस दैन डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस दैन डिस्टेंस S। अब यहाँ एक और केस लिया है, इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी कंसीडर किया है। इस केस में एक पार्टिकल A टू, सपोज़ कीजिए यहाँ कोई पॉइंट C है मैक्सिमम हाइट पे, A टू C जाता है और देन C टू B इसकी रिटर्न जर्नी है। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी उसका अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट चूँकि A से जाता है और A से फिर वापस A पे ही आ जाता है, हमने इसको अलग पाथ दिखा दिया है टू B, जबकि अलग नहीं होगा, वो समझने के लिए सिर्फ ऐसा किया है। तो डिस्प्लेसमेंट A से जाएगा और A पर वापस गिर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा, और डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ लेंथ h इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड h इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्चुअल पाथ लेंथ इसकी 2h हो जाएगी जो कि डिस्टेंस है। तो इस केस में डिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एक केस लिया है जिसमें वेज पे एक ब्लॉक है मूव कर रहा है A टू B, यहाँ इसका एक्चुअल पाथ लेंथ है s, और इस केस में अगर हम देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी s ही होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि अब इस केस में इक्वल है, तो अब अगर एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए तो है। अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका एक कंपोनेंट इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में भी है जी। अगर ये इसका जो एंगल है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जी कॉस थीटा, अगर इसका जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो कि होगा, तो जी कॉस थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा इस प्लेन के, और जी साइन थीटा इसके मोशन की डायरेक्शन में है। जब तक एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट मोशन की डायरेक्शन में नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस केस में तो होगा ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। Now distance and displacement while moving in a circle from A to B and then from B to A। तो इस केस में सपोज़ कीजिए A से B तक गए, तो ये जो हाफ सर्किल में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हाफ पाथ लेंथ हो जाएगी जो कि पाई आर होगी, हाफ पाथ लेंथ पाई आर हो जाएगी, और कंप्लीट साइकिल अगर हो जाएगा इसका सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो फुल पाथ लेंथ हो जाएगी इसकी 2 पाई आर। तो ये डिस्टेंसेस हो गए। जबकि हाफ पाथ लेंथ में पार्टिकल A से B तक पहुंचा तो डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम A टू B हो गई, वो हो गई 2r, तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और वापस अगर इसी पोजीशन पे आ जाता है A पर,
तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाने पे, स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन सेम हो जाने से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो गया। तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज़ और आर नॉट पॉसिबल। तो इस केस में क्या है कि कुछ ग्राफ्स हैं, आप देखिए इसमें कौन सा पॉसिबल होगा, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए अगर ग्राफ ए पर हम गौर करें, ये ग्राफ ए है, इस पर अगर हम गौर करें तो इस ग्राफ में क्या है कि टाइम के साथ साथ जो है पहले तो डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है और फिर जो है टाइम जैसे और आगे जाता है तो डिस्टेंस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज़ हो। तो ग्राफ ए जो है, कभी ऐसा नहीं होता कि टाइम डिस्टेंस के साथ जो है, टाइम के साथ डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो। तो डिस्टेंस हमेशा ही विद टाइम इंक्रीज़ होती है, कभी डिस्टेंस डिक्रीज़ नहीं होती और नेगेटिव भी नहीं होती। तो इस केस में तो डिक्रीज़ हो रही है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, इसमें डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही विद टाइम, ये पॉसिबल है। इस केस में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस अगर देखें तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पहले तो इंक्रीज़ हो रहा है, बाद में डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज़ हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक दूसरी बात है कि एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट्स हो गए। जैसे कि टाइम t1 पर देख रहे तो एक डिस्प्लेसमेंट ये और एक और डिस्प्लेसमेंट, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होते। ये ग्राफ हमारा पॉसिबल है क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि होता है। नहीं भी हो सकता है, हालांकि ये डिक्रीज़ भी कर सकता है, लेकिन ये ग्राफ जो है ये पॉसिबल है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम कंसीडर की है हमने। a body covered a distance of L meter along a curved path of a quarter circle. The ratio of distance to displacement is। क्वार्टर सर्किल सपोज कीजिए ए से बी तक गया है और 4 ऑप्शन हैं, इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। तो ए से बी तक अगर गया है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी, और इसकी लेंथ जो होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा इसका, और ये हमारा पाइथागोरियन थ्योरम से हम निकाल सकेंगे ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू आर है, ओ बी की वैल्यू भी आर है, तो हमारे पास ये तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आर रूट 2। और यहाँ क्वार्टर सर्किल में एक्चुअल पाथ लेंथ जो हो जाएगी वो जो कि डिस्टेंस निकालने के लिए निकालनी है वो हो जाएगी हमारे पास टोटल सरकमफ्रेंस का 1/4। तो टोटल सरकमफ्रेंस का 1/4 हो जाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उसका 1/4 हो जाएगा पाई आर, 2 पाई आर अपॉन 4। इसे कैंसिल कर लीजिए, नीचे 2 आ जाएगा। तो अब अगर हम चाहें तो इनका रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। तो इनका रेशियो हमको मिल गया, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास है 2 पाई आर अपॉन 4, ये आर रूट 2 है, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम है एन ओल्ड मैन गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। इफ़ ही स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेज टू अदर एंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज डिस्प्लेसमेंट विल बी। 4 ऑप्शंस हैं। तो अगर कोई पर्सन यहाँ से ए से बी तक जाता है तो इसका एक्चुअल पाथ लेंथ हो जाएगा पाई आर, जो कि फुल सरकमफ्रेंस जो होता है सर्किल का वो 2 पाई आर का हाफ है, तो पाई आर हो गया। और डिस्टेंस हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा ए टू बी पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए टू बी पाथ लेंथ, वो हो जाएगा हमारे पास, ये रेडियस आर है, फिर एक और आर, तो 2r में मतलब कहने का ये है 40 मीटर प्लस 40 मीटर 80 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 80 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ 2r 2 × 40 इज इक्वल टू 80 मीटर। यहाँ पे हमने इसका लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस इसकी यहाँ पे कैलकुलेट की है पाई आर, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आंसर मिल गया है। तो इस तरह से हम दोनों का यहाँ पर दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक डायग्राम यहाँ पे दे रहे हैं। इस पे मान लीजिए कभी पार्टिकल पोजीशन ए पे है और आफ्टर टाइम डेल्टा टी इसकी पोजीशन जो है ये बी पे हो जाती है, और ये इसका एक्चुअल पाथ लेंथ ए सी बी है, जिसकी लेंथ हमने यहाँ सपोज कर ली डेल्टा एस है, ये पाथ एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो और पोजीशन ए का पोजीशन वेक्टर हमारा r1 है, पोजीशन बी का पोजीशन वेक्टर r2 है।
तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, उसको हम लोग लिखेंगे वी एवरेज, और वो दी जाएगी लिमिट, सॉरी नॉट लिमिट, ये दी जाएगी टोटल डिस्टेंस जो कि डेल्टा एस है अपॉन टोटल टाइम का रेशियो से, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज स्पीड है। और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो यहाँ दी जाएगी, ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो कि ए टू बी है, डायरेक्ट पाथ लेंथ, डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहें, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू निकालना चाहें, तो वो कैसे निकलेगी? वो निकालने का तरीका ये होता है कि यही चीज़ जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ये चीज़ काफ़ी स्मॉल हो जाए, मतलब डेल्टा टाइम जो केवल डेल्टा टी है, टाइम, जो टाइम की बात कर रहे हैं, पूरी क्वांटिटी नहीं, जो टाइम की बात कर रहे हैं, वो डेल्टा टी जो टाइम है वो काफ़ी स्मॉल हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर हमको बात करनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। जबकि इसको और लिखा जा सकता है, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को चाहें तो हम डी एस अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, मतलब ये टाइम इंटरवल, जो ये टाइम इंटरवल है, ये काफ़ी स्मॉल हो जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बोला जाता है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसे हम लोग लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पर जो डेल्टा आर वेक्टर है वो होगा R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। ये यहाँ पर डेल्टा आर वेक्टर है। यहाँ ध्यान रखना है कि जो स्पीड है वो 1 सेकेंड में कवर डिस्टेंस होता है, इसे एवरेज स्पीड भी बोलते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और दूसरे सिस्टम में CGS में इसका हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको हम किलोमीटर पर सेकेंड में भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मतलब ऊपर होना चाहिए डिस्टेंस का यूनिट और नीचे होना चाहिए टाइम का यूनिट। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो LT इन्वर्स होता है। टाइप्स ऑफ स्पीड्स, ये 4 टाइप्स की होती हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी हमने डिस्कस किया एट एनी पर्टिकुलर टाइम, इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड होता है कि अगर टोटल मोशन जो है उसका, ओवरऑल मोशन जो हम ले रहे हैं उसके दौरान उसकी स्पीड चेंज ना हो तो यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर जो है ड्यूरिंग मोशन उसकी स्पीड एक भी बार चेंज हो गई, कम से कम एक बार चेंज हो गई, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी उसकी। ये यहाँ पर हमने फिर से लिख रखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि होती है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा। ये एवरेज स्पीड यहाँ हमने डिफाइन कर दी है, यूनिफॉर्म स्पीड और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, आप इसे नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक इसी तरीके से इसके वेलोसिटीज़ भी 4 टाइप्स की होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट वही उसी तरह से होते हैं जैसे स्पीड के होते हैं। ऑल 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ आर गिवन हियर। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे दी। ये दूसरा होता है इसका एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी डिफाइंड है, पहले भी कर चुके हैं। और एवरेज वेलोसिटी इसकी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ़ ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी चेंजेस तो वो हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, इस पर चल रहा है,
तो इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट भी है, इस ट्रैक पे अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट मान लें हम, इसकी स्पीड हम कांस्टेंट मान लें और ये 3 पॉइंट्स हमने ऐसे समझाने के लिए ले लिए, तो यहाँ पर इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड तो v ही है, तो ये डायरेक्शन हमने दे दी v पे, तो ये हो गई वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। और यहाँ पर जो है स्पीड यहाँ पर भी v है, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। सपोज़ कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अबाउट पॉइंट ओ पार्टिकल। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ये है, ये डिफरेंट होगा, इसलिए इसको अगर v1 से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम v2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको v3 से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो जो v1 का है, जो v1 का मैग्नीट्यूड है वही v2 का होगा, वही v3 का होगा। इनके मैग्नीट्यूड तो सेम हैं। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाने से इसकी वेलोसिटीज़ जो हैं हर पॉइंट पे वो चेंज हो गई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। अगर दोनों में से कोई भी एक चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है उसमें वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, दोनों में कोई भी एक चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई थी। ये होमवर्क है, इसे आप लोग खुद करेंगे, इसको पढ़िए और इसको कीजिए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ पार्टिकल मूव्स along the x axis in such a way that its x coordinate varies with time as x is equal to 2 minus 5t plus 6t square. What will be its initial velocity? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। जैसे ही बॉडी ने स्टार्ट किया मोशन उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें निकालना आता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, कैसे निकलती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू, क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये होता है dx अपॉन dt। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, x हमारे पास है, टू डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x हमारे पास ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू d अपॉन dt 2 minus 5t प्लस 6t स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन dt ऑफ 2 माइनस 5 बाहर हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ t प्लस 6 d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। वैल्यू ऑफ d अपॉन dt ऑफ 2 इज़ 0, माइनस 5 d अपॉन dt ऑफ t इज़ 1 प्लस 6 d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर इज़ 2t। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस 12t। इनिशियली t जो होगा वो 0 होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास हो जाएगी एट t इज इक्वल टू 0, वो हो जाएगी हमारे पास -5 प्लस 12 इंटू टी की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारे पास -5, अगर सारे यूनिट्स हमारे SI सिस्टम में हैं तो -5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ, इसी टाइम अगर पूछा जाए कि स्पीड बताइए क्या होगा, तो स्पीड जो होता है, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें पता है, तो स्पीड इस टाइम पर जो है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और अगर स्पीड इस टाइम पूछी जाए तो स्पीड हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एक और प्रॉब्लम है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल डायरेक्शन अंडर अ फोर्स एट टाइम t इज गिवन बाय t इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3, वेयर
x is in meter and t in second. The displacement of the particle when its velocity is 0 will be। ये 4 ऑप्शन हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम? इस केस में करना ये है कि पहले इसको ठीक से लिख लीजिए, t इक्वल टू √x+3। तो यहाँ से x निकाल लिया। वो पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी जब 0 होगी तब डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी का मतलब dx/dt निकालेंगे। तो dx/dt निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आ जाएगा t² का 2t माइनस 6t का -6 आ जाएगा, 9 का 0 हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमारे पास आई वो कैलकुलेट होके आ गई 6t माइनस 6। और जब वेलोसिटी 0 होगी उस समय डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसको 0 कीजिए। इसको 0 जैसे ही करेंगे 2t माइनस 6 0 हो जाएगा। 2t माइनस 6 0 करोगे तो t 3 सेकेंड आ जाएगा। अब इस 3 सेकेंड को इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए तो आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जैसे सपोज़ कीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है और ये कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और इस पर टेंजेंट डाला। टेंजेंट का जो एंगल है विद टाइम एक्सिस वो थीटा है। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा tan थीटा। इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। और जो स्लोप है tan थीटा, और हम ये भी जानते हैं कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसे ds/dt भी लिखा जा सकता है। ds/dt ये स्लोप भी होता है टेंजेंट का। ये जैसे कि लोअर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये कोई कर्व है, इसके किसी पॉइंट P पर अगर हम एक टेंजेंट डाल दें, ये पॉइंट P पर टेंजेंट डाल दें और ये एंगल अगर थीटा है, तो इसका स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप होता है dy/dx। dy/dx ये इसका स्लोप होता है। और ये dy/dx स्लोप होने का मतलब ये tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। फिर tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट बस केवल y की जगह पे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया है और टाइम x की जगह पे टाइम आ गया है, तो स्लोप हो जाएगा ds/dt। तो ये जो स्लोप होता है ये ds/dt जो होगा ये इसका स्लोप होगा। और अगर ये इंक्रीजिंग है, अगर ds/dt इंक्रीजिंग है तो फिर वेलोसिटी हमारी इंक्रीजिंग होगी, जो कि इस तरह के कर मतलब इनकी कॉन्केविटी जो होगी वो ऊपर की तरफ होती है और ये नीचे से कॉन्वेक्स होते हैं। इन्हें स्माइलिंग कर्व भी बोला जाता है। इनके पॉइंट आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वेलोसिटी इनकी इंक्रीज़ होती जाएगी। ds/dt जैसे इंक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसमें इस कर्व पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ये पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट अगर डालें तो उसका एंगल और ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि हम जान जाएंगे कि इसके आगे आगे वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये एंगल हमारा थीटा डैश है तो थीटा डैश इज़ ग्रेटर दैन थीटा। और एक बात और कि अगर किसी जगह पे किसी भी पोजीशन पे हमें थीटा पता है और हमसे कहा जाए कि वेलोसिटी बताइए, तो इस थीटा का tan हो जाएगा वेलोसिटी। tan हो जाएगा थीटा का वेलोसिटी। अगर थीटा पता है तो रख देंगे, तो इस पोजीशन पे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी, ये भी ध्यान रखना। अब बाय डेफिनेशन हम ये भी जानते हैं कि जो v होता है, v होता है ds/dt। ds/dt तो यहाँ से हम चाहें तो लिख सकते हैं ds इज़ इक्वल टू v dt। यहाँ से हम लिख सकते हैं ds इज़ इक्वल टू v dt। और इस डायग्राम में आए, इस पे ग्राफ हमने दिखा दिया है vt ग्राफ है। तो इस पे सपोज़ कीजिए कि p किसी टाइम t पर पोजीशन है किसी पार्टिकल की p, और यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए v है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, इस पर हमने वेलोसिटी ली है इस एक्सिस पे। और इससे dt टाइम के बाद मान लीजिए पोजीशन पार्टिकल की हो जाती है q। ये पार्टिकल की पोजीशन हमने q रिप्रेजेंट की है और ये टाइम इंटरवल जो है यहाँ से ये हमारा टाइम इंटरवल dt है। तो ये अगर एरिया देखें, अगर p और q बहुत पास पास पॉइंट हैं तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और इसको पूरा एक कंप्लीट रेक्टेंगल मान लेंगे। और उस केस में ये जो एरिया होगा, ये एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा? ये एरिया अगर dA बोल दें तो ये dA एरिया हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी हाइट जो कि v है और ये लेंथ dt, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया, हाइट और ये dt का प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं DA, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं DA, ये जो एरिया है। तो अगर कंप्लीट हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है T1 टू T2, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DA। मतलब ये टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक का, ये जो टोटल एरिया है, ये ST कर्व के VT कर्व के नीचे का जो एरिया है ऑन T एक्सिस, ये हमारा टोटल पाथ लेंथ हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, v = ds/dt, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और ये हमारा स्लोप भी है, ये टाइम ST कर्व का स्लोप भी होता है, इससे निकाल सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके v dt से, ऐसे। और एरिया के हेल्प से भी निकाल सकते हैं हम, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एरिया की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। T एक्सिस पे जो एरिया होगा वो पूरा एरिया जो है अगर पता चल जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अगर T एक्सिस के ऊपर एरिया है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, T एक्सिस के नीचे है तो उस एरिया को हम नेगेटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि नीचे की तरफ अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ ने पॉजिटिव ली है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। हाँ, बट एक चीज़ और भी है, अगर हमसे पूछी गई कि ये बताइए कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो एरिया ऊपर और नीचे, डिस्टेंस के लिए ऊपर और नीचे दोनों ही एरिया पॉजिटिव लिए जाते हैं। डिस्टेंस के लिए एरिया पॉजिटिव लिए जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के लिए स्पीड लेना होता है हमको, और स्पीड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो नीचे भी वेलोसिटी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है, कभी यहाँ पर नीचे की तरफ वेलोसिटी अगर हमने रिप्रेजेंट कर रखी है तो उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड जो होगी वो पॉजिटिव ही होगी। तो एरिया जो होगा नीचे और ऊपर दोनों ही पॉजिटिव लिए जाते हैं डिस्टेंस के केस में, और डिस्प्लेसमेंट के केस में ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव लिया जाता है। अभी कुछ एग्जांपल देंगे, क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ पर एक एग्जांपल है और हमको इस ग्राफ में निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितनी होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एरिया फर्स्ट, एरिया सेकंड, एरिया थर्ड, तीनों का ही सम लेंगे। और इस केस में देखिए तीनों को ही हमने पॉजिटिव लिया है, किसी को माइनस नहीं किया है। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ऊपर का ये एरिया सिर्फ सेकंड पॉजिटिव होगा, नीचे से फर्स्ट एंड थर्ड जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो इस केस में हमने एरिया सेकंड पॉजिटिव लिया है, इससे एरिया थर्ड और फर्स्ट को नेगेटिव लिया है, इससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक और प्रॉब्लम, कैन अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म यहाँ पे बोला गया है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो और स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है। ये यूनिफॉर्म होगा तो इसका मतलब है कि स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी और डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा जो होगा वो नो होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी सीन इन नेचर और नॉट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्पीड है ये यहाँ से इस पार्ट में T2 से लेकर T3 तक इस सेक्शन में स्पीड इसकी नेगेटिव हो गई है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब हमारे पास ये 4 ग्राफ्स हैं, इनमें बताना है कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ ए पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पोजीशन इंक्रीज़ हो रही है तो टाइम तो पहले इंक्रीज़ होता है फिर डिक्रीज़ होता है, तो पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी डिक्रीज़ नहीं होता। एक तो ये लॉजिक, और दूसरी चीज़ ये है कि एक ही टाइम पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें टाइम के, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे देखिए मोर देन वन पोजीशन हो गई, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ग्राफ भी पॉसिबल है, ए पॉसिबल नहीं है। ग्राफ भी पॉसिबल है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी पॉसिबल होती है। ग्राफ सी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही टाइम पे मोर देन वन वेलोसिटीज हो गई, इसलिए नहीं कि वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एक ही टाइम पे जैसे कि T4, इस पर देखिए 2 पोजीशन हो गई, 2 वेलोसिटी हो गई, एक यहाँ के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वेलोसिटी और यहाँ के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वेलोसिटी। और T5 पे तो इनफाइनाइट वेलोसिटीज़ हो जाएंगी, क्योंकि ये पूरी कॉन्टीन्यूस लाइन है, और कोई भी 2 पॉइंट इस लाइन पे अगर हम कंसीडर कर लें टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे हमको, और उन हर इनफाइनाइट पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग एक वेलोसिटी होगी, तो इनफाइनाइट वेलोसिटीज़ हो जाएंगी।
तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम VT ग्राफ देखें इस पोजीशन पे T5 पे VT ग्राफ की बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो VT ग्राफ का जो टेंजेंट होता है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि वो भी पॉसिबल नहीं है। और इस पर देखें टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉसिबल है। और ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा पॉसिबल है। यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ हैं और VA VB का रेशियो चाहिए। तो VA और VB का रेशियो, जबकि इनका हमको यहाँ पर एंगल डिफाइन करके दे दिया है, तो हमने पहले ही बोला था आप लोगों से कि जो एंगल होता है उसका tan वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट इस पर टाइम होना चाहिए, x नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर a की वेलोसिटी आ जाएगी VA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan 30 और VB वेलोसिटी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास tan 60, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो अब हम VA/VA कैलकुलेट कर सकते हैं, वो रेशियो हो जाएगा tan 30 to tan 60। यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है दोनों का रेशियो। यहाँ पर हमें डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड निकालना है, तो इसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया, ये ज्योमेट्री से आप लोग देख के निकाल सकते हैं एरिया। तो ये पूरा एरिया जो है हमें निकालना है, इसके लिए ये एरिया निकाल लेंगे। इसमें चाहें तो हम ये 2 स्क्वायर का एरिया निकाल लें, या फिर हम ऐसा करें ये पूरा एरिया एक ही बार में निकाल लें, ये एरिया निकाल लें, ये एरिया निकाल लें, इसका सम ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस।